नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है जुर्म और इस कहानी के 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये छठा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, छठे पार्ट को शुरू करते हैं। काजल एकदम झूठ बोल रहे हैं। इन सब ने मिलकर मेरी इज्जत लुटवानी चाही, लेकिन साहब मैं अपनी सूझबूझ से अपनी आबरू बचाने में सफल हो गई। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो इनके पड़ोसियों से पूछताछ कर सकते हैं आप। और रही बात जो मेरे पति बोल रहे हैं कि मैंने उनकी बहन के घर में आग लगाने की कोशिश करी, तो ये सरासर झूठ है। इनकी बहन तो ससुराल कम मायके में ज़्यादा रहती है। इनकी बहन तो औरों के घर में आग लगाती फिरती है। जज साहब, मैं अब इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे तलाक और जो भी सामान रुपये मेरे जेवरात प्लॉट के दिए हुए रुपए ये सब इन लोगों से वापस मुझे दिलवाया जाए। काजल ने जज के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। काजल का वकील जज साहब के आगे सारे सबूत रख देता है। जज साहब सब सबूतों को देखने के बाद सूरत को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। उधर सूरत और उसके वकील के पास काजल के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। जज साहब, आप दोनों को 1 महीने का समय दिया जाता है। अगली तारीख पे आपके तलाक को मंजूरी दे दी जाएगी। बाहर आकर सूरत जज साहब और काजल की कही बातें बताता है, जिसे सुन के उसके घर वाले बौखला जाते हैं। चिंता मत कर साले साहब, तलाक तो तब होगा जब अगली तारीख पे ये छमिया अदालत पहुंच पाएगी। साली को ऐसा सबक सिखाऊंगा, मरने की भीख मांगेगी, लेकिन बदले में जिंदगी मिलेगी। मेरे को रेप केस में फंसाया ना, अब देखना कैसे इसकी आबरू को तार तार करता हूँ। हरामजादी कहाँ कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेगी। बड़ी शान से बाप बेटी मुंह उठा के अदालत में हमारी बेइज्जती करने चले आए। आप देखना, आप इन सबको कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। गुस्से से बौखलाए हुए सतीश ने अपने साले सूरत को सांत्वना देते हुए कहा। सही कह रहा है जमाई जी, तू क्यों चिंता कर रहा है? जब तेरे जीजाजी रहे तेरे रास्ते की रुकावट को दूर करने वाले। हिम्मत ने कहा। अब सारी बातें यहीं करते रहोगे कि घरा नहीं चलना कि थम लोगों ने अड़े बैठ के पंचायती करने से अच्छा से घरा जाकर इन बाप बेटी का के करना से इस बात पर विचार करे, वो ठीक रहेगा। हम जड़े कुत्तों की तरह भौं भौं कर रहे हो। वरांड और उसके 2 टके का बाप तो कब का जा चुके हैं। रामकला भद्दी गाली बकते हुए कहती है। चलो भाई, थारी माँ सही कह रही से। आड़े बैठने से मारी कोई ना सुनने वाला। अब तो कुछ पैंतरा सोच समझ कर ही करना पड़ेगा, वरना मारी तो समाज में नाक कटवाएगी, कट जावेगी। चिंता भरे स्वर में हिम्मत ने कहा। उधर काजल घर पहुंचकर जज साहब के सामने जो बातें हुई वो बताती है। मैं सही कह रही थी छोरी, तू तो खामखा चिंता करे से। इब तो इस चिंता ने दिमाग तो निकाल दे। भगवान ने चाहा तो तेरे जल्दी से अच्छे दिन आने वाले हैं। कमला ने कहा। नहीं भाभी, हमको अभी से इतना बेफिक्र होकर नहीं बैठना चाहिए। आपने सूरत और उसके घर वालों के चेहरे देखे, कैसे गुस्से में तमतमाए हुए थे वो लोग। जहां तक मैं सोच रहा हूँ, वो लोग ऐसे चुप ना बैठने वाले। कुछ ना कुछ तो तिगड़म जरूर भिड़ाएंगे वो। हमको जरा सावधानी बरतनी चाहिए। काजल, तू कॉलेज संभल कर जाया कर, किसी भी हद तक जा सकते हैं वो। धर्म सिंह ने चिंता भरे स्वर में कहा। उधर सूरत घर पहुंचकर सब सामान उठा के इधर उधर फेंकने लग जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे तलाक लेगी वो 2 कौड़ी की लड़की। और तो और शादी में दिया सब दान दहेज जेवर और प्लॉट वाले रुपए भी मांग रही है। जिसकी औकात मेरे पाँव की जूती जितनी नहीं, वो मुझे छोड़ेगी। ऐसे न जाने दूंगा मैं उसको। गुस्से में चिल्लाते हुए सूरत ने दीवार पे मुक्का मारते हुए कहा। रे छोरे, क्यों आसमान सिर पर उठा रखा से? एक वही तो छोरी पैदा ना हुई इस दुनिया में। तेरे वास्ते एक से बढ़कर एक छोरियां की लाइन लगा देगी थारी माँ। सो घूमती है उसकी जैसी। तेरे में कमी थोड़ी से जो इतना सोच रहा से। जान दे, बला से पीछा छूट रहा है। कहे तो आज ही तेरे मामा तय कह दूं तेरे लिए दुल्हनिया ढूंढ लेवे। चुप हो जा माँ, क्यों बकर बकर करके मेरा भेजा खाए जा रही हो? पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती करके चली गई।
अपनी बेइज्जती का बदला सूद समेत लिए बिना इतनी आसानी से तो तलाक नहीं दूंगा उसको मैं। जाओ यहाँ से, अकेले छोड़ो मेरे को, चिल्लाते हुए सूरत ने कहा। रामकला उठ के घर के कामों में लग जाती है। उधर काजल डर की वजह से कॉलेज जाना कम कर देती है। इसी बीच उसकी बीएड की परीक्षा शुरू हो जाती है। धर्म सिंह साथ जाके काजल के पेपर दिलवा के लाता है। इसी बीच सूरत के छोटे भाई की भी शादी हो जाती है। रामकला और बाकी घर वाले दहेज में मिले सामान और नकदी को देख के फूले नहीं समाते। देखा सूरत के बापू, बहू तो अब की बार मारे मन की आई से, दहेज भी चोखा लाई और बहू गुणी भी है, रामकला ने इतराते हुए अपने पति से कहा। लेकिन उनकी ये खुशी थोड़े दिन ही रहती है। जैसे ही अजीत की पत्नी के सामने सूरत और उसके घर वालों की सच्चाई आती है, वो भी बगावत पर उतर आती है। ममता, अजीत की पत्नी, तुम जैसे घटिया लोगों के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। जो अपने घर की बड़ी बहू के ना हुए, वो मेरे क्या होंगे। रामकला, बहू घनी मत ना बोल, तू जानती ना है हम कौन है। ज्यादा समय ना लगेगा हमको तुझे लंबा करण में। ममता, आप लोगों को कौन नहीं जानता, एक नंबर के घटिया और लालची लोग हो। पैसों के लिए अपने घर की बहू की इज्जत से खेलने वाले हो। सब मेरे बाप की तरह अंधे नहीं जो आपकी बातों में आ जाए, समझी बुढ़िया, या तुम्हारे तरीके से समझाऊं। अरे ओ सूरत के बापू, ये तुम बहू लाए हो या शेरनी? देखो तो कैसे मारे को आंखें दिखा रही है। कल की आई बहू को अपनी सास से जबान जबान लड़ाते शर्म तक ना आई। पता नहीं लोग अपनी छोरी आते जाते ही ससुराल वालों के नाक में दम कर देना यही शिक्षा दे के भेजते हैं क्या। चिल्लाते हुए रामकला ने कहा। रह क्यों घर सिर पर उठा रखा सा तने? हिम्मत ने बाहर बैठे बैठे जवाब दिया। कभी तो चैन की सांस ले लेने दिया कर, जब देखो सींग फंसाए रखती है बहू से। ये शेरनी तो तू भी तो सवा शेरनी है, सूरत की माँ। तुम तो बहू की साइड ले रहे हो जी। जिस दिन तुमको उल्टा जवाब देगी तब पूछेगी आपसे, रामकला ने अपने पति को सुनाते हुए कहा। सुन लिया सासू माँ, ससुर जी क्या बोल रहे हैं। अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना मैं काजल नहीं जो आपसे दब जाऊंगी। आप लोग एक बात अच्छे से समझ लो, आपके बेटे की कीमत मेरे बाप ने आपको अदा कर दी। आपका बेटा मेरे बाप ने खरीद लिया। अब भलाई इसी में है कि अपनी इस जुबान को लगाम कस लो, वरना जेल की दाल रोटी खाने को तैयार रहना। आप लोगों के काले कारनामों के सब सबूत मेरे पास रखे हैं। ममता ने अलमारी से कागजात निकाल निकाल के रामकला को दिखाते हुए कहा। ए, ये तेरे पास ये कागज, ये केस के कागजात कैसे आए? ये तो मैंने मेरी अलमारी में संभाल के रखे थे। बौखलाई हुई रामकला जैसे ही ममता से कागज छीनने के लिए आगे बढ़ी, ममता ने झट से कागज अलमारी में रखकर लोक लगा दिया। सासू माँ, आज तो आपने ऐसा करने का सोच लिया, आगे से ध्यान रखना, वरना मैं आपकी उम्र का लिहाज भी ना करूंगी। अब जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है, ममता ने अंगड़ाई लेते हुए अपनी सास से कहा। आने दो अजीत को, तेरी सारी करतूत बताऊंगी। बहुत पंख निकला है तेरे, कोतरवा के ही मानेगी तू। तू क्या सोचती है बहू, मैं ऐसे ही चुपचाप तेरी बकवास सुनती रहूंगी। रामकला सुनाते हुए बाहर आ जाती है। उधर काजल बीएड की परीक्षा देके फ्री हो जाती है। आखिरकार तारीख का दिन आ जाता है। काजल और धर्म सिंह समय पे अदालत पहुंच जाते हैं। उधर सूरत भी आ जाता है। जज साहब दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तलाक की मंजूरी दे देता है। जज साहब, आज से आप दोनों की शादीशुदा रिश्ता खत्म हो गया है। आप दोनों के रास्ते आज से अलग हो चुके हैं। और एलिमनी में काजल जी को 20 लाख रुपये जेवर जो शादी के वक्त चढ़ाए गए थे वो, दहेज का सब सामान और प्लेट के रुपये जो शादी के बाद ऐंठे थे, सब वापस काजल को देने का आदेश दे देते हैं। और ये एलुमनी और सब सामान जेवर जिस दिन आपके दूसरे केस की डेट, उस दिन काजल जी को अदालत में हम सब के आगे देनी होगी। अब आप दोनों घर जा सकते हो। काजल, थैंक यू जज साहब। सूरत बौखलाया हुआ अदालत के बाहर आके बहुत खुश होगी। आज तो तेरे मन की हो गई काजल, मना ले खुशी, क्या पता कल को तेरे को खुशी मनाने का मौका ही ना मिले। ओ हेलो मिस्टर सूरत,
अपनी ये गीदड़ भभकी अब किसी और को देना। किस हक से आप मुझसे बात कर रहे हैं? याद नहीं? कुछ देर पहले अंदर जज साहब ने क्या कहा था? आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। आप मेरे लिए एक अजनबी हो, समझे? आज के बाद मेरे को धमकी देने से पहले 100 बार सोचना, वरना जो उँगली मेरे को दिखा रहे हो ना, उसी उँगली के साथ-साथ हाथ काट दूँगी तेरा, समझे? काजल ने गुस्से में आके सूरत को करारा सा जवाब दे डाला। और सुन, हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरे जैसे नालायक से पीछा छूट गया। इससे बढ़ के और खुशी होगी भी क्या? सूरत, अपनी हद में रह, 2 टके की औरत। मेरे पैर की जूती आज मेरे पैर को ही काट रही है। समय आने दे, तेरी ऐसी हालत करूँगा, याद रखेगी। काजल, जा जा, अपने घर का रास्ता नाप ले। जाके अपनी उस लालची माँ और बाप को भी ये खुशखबरी सुना दे। जाओ मिस्टर सूरत, किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद मत करना, वरना इस बार भगवान तुमको बख्शेगा नहीं। शुक्र मना आज जीजाजी मेरे साथ ना आए। मैं ड्यूटी से सीधा यहाँ अदालत पहुँचा हूँ, वरना सतीश जी तेरे को ऐसा सबक सिखाते तू बोलना भूल जाती। कोई बात नहीं मिस्टर सूरत, अभी तो तेरे जीजाजी का हिसाब किताब करना बाकी है। अभी तुम्हारे जीजाजी का केस ख़त्म नहीं हुआ है। उनको तो किए की सज़ा ये अदालत पक्का देगी, इतना तो कानून पे मुझे भरोसा है। कान खोल कर सुन लो और अपने उस घटिया शराबी जीजा को भी बतला देना। अगर मेरे साथ कुछ भी कांड करा ना, तो सीधे जेल की हवा खाओगे तुम लोग। काजल ने तीखे शब्दों में सूरत को चेतावनी देते हुए कहा। चल बेटी, क्यों फालतू लोगों के साथ बहस करके अपना समय बर्बाद कर रही हो? कीचड़ में पत्थर मारोगी तो छींटे तेरे पे ही गिरेंगी। ऐसे लोगों के मुंह लगकर खुद की ही बेइज्जती करवानी होती है। कहते हुए धर्म सिंह काजल का हाथ पकड़कर उसको वहां से ले आते हैं। सूरत सीधा शराब के ठेके पे जाके खूब छक के शराब पीता है और नशे की हालत में ही घर चला जाता है। माँ, ओ माँ, कहाँ है तू? देख तेरा छोरा घर आया और तू है कि पता नहीं कहाँ छिपके बैठी है। माँ, सुन रही है ना तू? सूरत ने जोर से चिल्लाते हुए बोला। जरा बाहर जाके देख तो कौन गला फाड़ के चिल्ला रहा है और अनाप शनाप बक बक कर रहा है। बैठक में बैठे हिम्मत ने पास में खाट पर लेटी अपनी पत्नी को जगाते हुए कहा। होगा कोई शराबी, सोने दो मुझे। बिना वजह मेरी नींद खराब करने में थारे को घना मजा आवे से, कहते हुए रामकला करवट बदल के सो गई। माँ, माँ गेट तो खोलो। भला अपने छोरे की आवाज़ भी ना पहचान पा रही क्या तुम? गेट खोलो, गर्मी में मेरी जान निकले जा रही है। कहते हुए सूरज जोर जोर से गेट को पीटने लग जाता है। किस मुँहे को आग लगी जो इतनी गर्मी में हमारा गेट में खुड़काए जा रहा है? खुद तो लोग दोपहर में सोते ना, ऊपर से हमारे जैसे की नींद खराब करके चले जाते हैं। एक तो सवेरे से रोज कमीनी ममता ने मेरा भेजा खराब कर दिया, अब ऊपर से पता नहीं ये कौन सी बला गेट खुड़का रही है। बड़बड़ाते हुए उठ के रामकला गेट खोलने चली जाती है। जैसे ही गेट खोलती है, सामने सूरत को नशे में टुलता और पसीने में लथपथ देख अपना माथा पीट लेती है। रे छोरे, तू बिन बताए कैसे आया? हर बार तो छुट्टी आने से पहले फ़ोन करके अपनी माँ ने बताया करता। इब की बार ईशा के हो गया जो तने एक फ़ोन तक ना करा, और तू ऐसे लड़खड़ा काहे रहो? थारी सेहत तो ठीक से ना? अबे माँ, अंदर आण दे, या यहीं से ही वापस भेजने का इरादा है? आ ना छोरे, इतनी छोटी बात मत कर। कहते हुए सूरत को पकड़ के अंदर बैठक में ले आती है। कौन था गेट पे? सूरत की माँ। हिम्मत ने आंखें खोले बिना ही पूछ लिया। आंखें खोलोगे तब दिखेगा कुछ। अपना सूरत से और कौन होवेगा इतनी गर्मी में? किसी की आफत थोड़े ना आ रखी है जो इतनी गर्मी में घर ते बाहर निकलेगा। अपना सूरत, अपना छोरा आ गया। आंखें मलते हुए हिम्मत ने कहा। ना, अपना नहीं, पड़ोसी का छोरा। ताने मारते हुए रामकला बोली। जा, छोरा आया से कुछ चाय पानी तो ले आ। ऐसी माथा पकड़ के क्यों बैठेगी? माथा ना पकड़ूं तो क्या करूं? थारा लाडला दारू के नशे में धूत हो रखा है। क्या कहा तूने? जरा अपने लाडले का मुंह सूंघो, सब पता चल जाएगा थमने। ये तो हद होगी। सूरत की माँ, चिंता भरे स्वर में हिम्मत ने कहा।
अरे आप लोगों की बकेती खत्म हो गई हो तो म्हारे को नींबू का पानी पिला दो, खाट पे पसरी हुई सूरत ने कहा। अरे छोरा, पहले ढंग से खाट पे सो, देख तो कैसे पैर नीचे लटका रखे हैं। दिल तो इच्छा कर रहा है तेरे मुंह में पूरा पानी का मटका उड़ेल दूं, पर के करूं, माँ सुना ऐसा ना कर सकती अपनी औलाद के साथ। कहते हुए रामकला पानी लाने के लिए रसोई की तरफ चली जाती है। ऐसे बिना बताए कैसे आना हुआ बेटा? हिम्मत ने सूरज से पूछा। लगता है आप लोगों का दिमाग सटक गया। तारीख थी आज, समझे? मेरा तलाक हो गया पापा। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हमारे साथ से हमेशा हमेशा के लिए उड़ गई। जज साहब ने एलिमनी के रूप में हमको पूरे 20 लाख रुपये, सब जेवरात उस काजल को देने का आदेश दिया है। बाप बेटी आज इतना खुश हो रखे थे जैसे कुबेर का खजाना पा लिया हो उनने। इतने में रामकला भी नींबू पानी लेके आ जाती है। ले छोरे, पानी पी ले ताकि तेरा नशा उतर जा। कहते हुए पानी का गिलास सूरत को पकड़ा देती है। थम इस तरह भुंडा थोबड़ा करके क्यों बैठे सो? ऐसा क्या हो गया इतनी सी देर में? मारे छोरे का तलाक हो गया। इतना सुनते ही रामकला माथा पीट पीट के रोने लग जाती है। ना कटगी मारी तो ईब कह करोगे सूरत के बापू? सुबकते हुए रामकला बोली। अरे बावड़ी, रो कह रही है? अपने सूरत के लिए छोरिया की कमी थोड़ी है। देखना, खूब धनवान घर की लड़की से ब्याह करेंगे अपने छोरे का। दहेज भी मिलेगा और काम करने तक बहू आ जाएगी। कहते हुए हिम्मत ने मूंछों पे हाथ फेरा। तू तो बावड़ी इस तरह से रो रही है जैसे अपना कुछ नुकसान हो गया हो। अरे भगवान, अपने तो फायदा ही फायदा हुआ है। नकदी गहने सब अपने पास ही रह गए उनके। अपने को तो पैसे से मतलब था, वो उसके बाप से हमने ऐंठ ही लिए। देने दो उस जज को आदेश, हम फूटी खोड़ी भी ना देने वाले उस काजल को। अपने आंसू पोंछ बावड़ी, और अपने छोरे के दूसरे ब्याह के सपने देखना शुरू कर दे। बात तो थारी सही से, आंसू पोंछते हुए रामकला ने कहा। आपके कहने से काम ना चलने वाला पापा। जज ने जो आदेश दिया है वो सब अब हमको उस काजल को अगली तारीख पे हर हाल में देना होगा, वरना मेरे साथ साथ तुम सब भी जेल में पड़े पैर मारोगे। कह के सूरत मुंह पे तौलिया डाल के सो गया। चुप करो आप दोनों, क्यों मेरे जड़े पे नमक छिड़क रहे हो? शर्म नहीं आ रही? इतने दिनों बाद मैं घर आया, खाना वगैरह तक ना पूछा आपने। चले हो मेरे दूजे ब्याह रचाने की। सोच क्रोध में दीवार पर सिर मारते हुए सूरज चिल्लाया। ओए चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? अभी तू होश में नहीं है, जब होश में आएगा तेरे को मैं बताता हूँ अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं। सूरज को धमकाते हुए हिम्मत ने कहा। चुप करो आप भी, ये तो होश में ना है, बेचारा भूखा हो गया। चलो कुछ खाने को लेके आती हूँ। अंदर जाके रामकला। अरे ओ ममता बहुरिया, तेरा जेठ आया, चल उस उठ के उसके लिए खाना बना दे। लेकिन ममता कोई जवाब ना देती। अरे सोगी या जानबूझ के ना बोल रही? कहते हुए रामकला किवाड़ धकेल के ममता के कमरे में घुस जाती है। ममता उस समय हेडफोन लगाए फोन पे गाने सुनने में मगन हो रखी थी। क्यों री करमजली, मैं कब से बोले जा रही हूँ और तेरे कान पे जूं तक ना रेंग रही? कहते हुए रामकला उसके हाथ से फोन छीनकर फेंक देती है। ये क्या बदतमीजी कर रही हो सासू माँ? 10,000 के मोबाइल का सत्यानाश कर दिया। कान खोल के सुन लो, शाम होते तक मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, वरना आप मेरे को जानते नहीं। मैं हूँ क्या? गुस्से में आके ममता ने अपनी सास को उंगली दिखाते हुए कहा। बोलो क्या काम था? कौन सा आसमान टूट पड़ा जो चिल्ला चिल्ला के घर सिर पर उठा रखा है? सूरत आ रखा है, जाकर उसके लिए खाना बना दे। ओहो, तो ये बात है, अब समझी। ममता ने अपनी साड़ी के पल्लू से हवा करते हुए जवाब दिया। मैं क्यों चूल्हे की आग के आगे तपती फिरूं, वो भी इतनी गर्मी में? मैं अपने आदमी के लिए इतनी गर्मी में खाना बना नहीं सकती, जेठ के लिए बनाऊं? इतना ही गर्म खाना खाने का शौक था तो जेठानी जी को क्यों ना रखा? उनका खाना बनाने के लिए जेठानी जी थी ना।
तब तो बेचारी काजल को आप लोगों ने मार पीट के घर से निकाल दिया। उस बेचारी का कोई कसूर ना था। आप लोगों ने उसको एक घूंट पानी तक भी चैन से ना पीने दिया। सारी गलती तो जेठ जी की, जो अपनी पत्नी का साथ ना दिया। आप लोगों की बातों में आके खुद का घर अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया। अब लाड साहब को गर्मा गर्म खाना चाहिए, जाओ खुद ही बना लो अपने लाल के लिए रोटी। कहते हुए ममता ने अपनी सास को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।